नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अशोक पर। जैसा कि हमारी यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम है। आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन आना ही आना है, और ये आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर भी है, सबसे ज़्यादा टॉपिक भी इसी के अंदर में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो एटलीस्ट उसको इस क्लास को देख लेना चाहिए। यहाँ पे आपको हम कंसेप्ट भी सिखाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर देंगे और बस वहीं से काम हो जाएगा, नहीं नहीं, हम साथ साथ आपको ऑप्शन मतलब कि आंसर भी सिखाएंगे और बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे कि सवालों को कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज के जो मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप चीज़ों को सीख लेंगे। ध्यान से समझिए कैसे। जैसे यहाँ पे है, मैंने कहा क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि गुणनफल, पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट आपके टॉपिक में है, सवाल भी देखिए यूपीएसआई 2021 से पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम हर सवाल के साथ आपको कंसेप्ट बता देंगे, तो आपको कंसेप्ट लगेगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे इकाई अंक पूछना है, गुणनफल का है, तो जब भी इकाई अंक पूछना है तो कोई नंबर लिखा है, जैसे कोई संख्या लिखी है 7689, ठीक है ना। तो इस संख्या का जो इकाई अंक है क्या है, ये है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा और ये हजारों अंक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्थानीय मान भी इसी हिसाब से बताते हैं, अलग अलग इकाई के लिए एक। तो मैं ये कहूँगा कि इसका इकाई अंक है ये 67337 तो बस क्या करना है, इन्हीं जो संख्याएं नंबर दिए गए हैं इन्हीं की इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं कहूँगा 6 से 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 6 36, 6 आ जाएगा। और फिर 6 को, इस 6 को किससे करूँगा, 7 से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को किससे करूँगा, 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को फिर से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8। और 8 को 7 से करूँगा 6 आ जाएगा। और 6 को 1 से करूँगा तो 6 कम 6 आ जाएगा। बताओ आपको समझ में बात आई कि नहीं आई। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। जब हमने 6 को 6 से गुणा, 36, 36 का इकाई अंक 6 है। फिर 6 से 7 को गुणा किया 42, 42 का इकाई अंक 2 है। और 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 6 से 3 को गुणा किया 18 का इकाई अंक 8 है। और 8 को 7 से किया 56, 56 का इकाई अंक 6 है। और 6 कम 6, तो फाइनल आंसर जो मेरा आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत आसान है, फिर भी आपको हमने इसमें हर टाइप के सवाल को रखा है, ठीक है ना। चलिए, संख्या 18292 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, ठीक है, इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए कि ये संख्या कैसी है। जैसे मैंने लिखा कि अगर लिख दिया 2 की पावर 4, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट अर्थात घात, या हम कह सकते हैं कि पावर है। और ये क्या है, इसका आधार है। ये क्या है, आधार है, अर्थात क्या है, आप कहेंगे बेस है। और ये क्या है, पावर है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी संख्याएं लिखी गई हैं, कोई भी संख्या लिखी गई है, इसका हमें इकाई अंक देखना है। तो हमें जब भी कोई, अब संख्या ये कैसी है, संख्या घातांकीय है। अगर कोई संख्या घातांकीय है तो उस संख्या का हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है। क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट देखना होता है। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं 9 का रूल सिखा देता हूँ आपको कि अगर 9 की घात 1 लिखा है तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इकाई अंक भी क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक। अगर 9 की घात 2 लिखा है तो संख्या आएगी 81, 9 9 81, 81। और इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 9 की घात में 3 करता हूँ तो 9 9 81 9 ये 729 होता है। तो इस बात को समझिएगा कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि जब हमने 9 की घात पे क्या देखा कि ऑड है तो इकाई अंक क्या है, 9 है। जो इवन है तो क्या है, 1 है। तो बस यही कंसेप्ट नोट करके चलेंगे और सवाल इस तरह के जितने भी आएंगे हम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया कि कोई घातांकीय संख्या है, अगर उस घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 9 है तो 9 की घात अगर सम है, क्या है, सम है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि उसका इकाई अंक जो होगा, 9 की घात अगर सम है बेटा, तो जो इकाई अंक होगा वो आपका बनेगा 1। क्लियर है बात।
लेकिन अगर 9 की घात सम की बजाय क्या बन जाए, विषम है। अगर 9 की घात विषम है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहेंगे 9 बन जाएगा। बात ठीक है ना। तो इसके आज़ाद, इससे ज़्यादा इसके अलावा कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं, आप यहीं से काम चला लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर कोई घातांकीय संख्या दी गई है, मेरी बात ध्यान समझो, इसे लिखा था 8 2 9 की पावर 4 2 लिखा है, तो एक घातांकीय संख्या है कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बेटा आपको इस पे फोकस करना नहीं है, आपको सिर्फ इस 9 पे फोकस करना है। तो इस घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 9 है, तो मुझे इतना पता है कि आंसर जो कुछ भी होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन ऑप्शन में 9 है नहीं, तो 1 ही बन जाएगा। बाकी आप दिमाग लगाओ नहीं, कहीं आप दिमाग लगाओ नहीं। फिर तो आपको ये भी नहीं देखना है कि उसकी जो पावर है ना, वो इवन है कि ऑड है। और मैंने तो भी बताया कि अगर इवन होगा तो 1 मिलेगा, और 9 की पावर 42 एक इवन नंबर है, तो इकाई अंक 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये सवाल अगर आप देखते विद ऑप्शन, तो मुझे लगता है कि 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप कर ले जाते। बात ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। मैंने कंसेप्ट बता दिया। यहाँ पे देखिए कि 152 की पावर 57 गुणे 143 पावर 82 में इकाई अंक का पता लगाएं। इकाई अंक का पता लगाएं। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये भी क्या है, एक घातांकीय संख्या है। क्या है बेटा, घातांकीय संख्या है। 143 की पावर 82, ये भी एक घातांकीय संख्या। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो जो भी घातांकीय संख्या होती है उसके आधार का इकाई अंक ही मुझे देखना होता है, लेकिन रूल हमें पता होना चाहिए। तो वैसे जो संख्याएं, जो भी नंबर मिलता है वो संख्याएं बनती हैं बड़ी बड़ी, वो 0, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं नंबरों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। बात ठीक है, इन्हीं नंबरों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं कहता हूं कि 0 1 5 6 का एक जैसा नेचर होता है, इनकी प्रकृति एक जैसी होती है। और 2 3 7 और 8 का नेचर एक जैसा होता है, और 4 और 9 का नेचर एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि जब भी घातांकीय संख्या आती हैं तो उनके इकाई अंक जब देखते हैं तो उनकी कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 कैटेगरी में हमने बांट लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 है, तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना। तो हम कह सकते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4, 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना। मतलब कि हर 4 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और 4 और 9 में हम इवन और ऑड देखते हैं, घात को सम और विषम ही देखते हैं, सम एवं विषम ही देखते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, सम एवं विषम ही देखते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई। यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी चलेगी, यहाँ सम विषम देखेंगे। और इसमें अगर घातांक की किसी घातांकीय संख्या के अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या का भी इकाई अंक 0 1 5 6 होगा। इसका मतलब जो 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना, तो उसकी घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसके ऊपर लगा के आंसर बता देते हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे इस जो 152 लिखा है कि पावर 57 है, आप ध्यान से देखिएगा, गुणे 143 की पावर 82 है। आप कहेंगे ये सर 57 है बेटा, कितना है, 57 है, ठीक, कितना है, 57 है। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 14 चौको 56 होता है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और जब रिमाइंडर 1 आता है तो इससे हमको मतलब नहीं कि इसका मतलब इसका इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 2 बनेगा, ठीक है। इसमें भी इससे मतलब नहीं है। मैं इसको करूंगा तो 4 80 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा, और 9 दूनी 18 के क्या बन जाएगा, 8 बनेगा। आप कहेंगे यस सर, यही 8 आंसर हो गया, मैंने सारा बता दिया।
ठीक है, 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके बता दिया कि इस जो जहाँ पे भी यूनिट डिजिट की बात आएगी वो 3 कैटेगरी होगी। उनका मतलब कहने का नंबर एक जैसा नेचर होगा, यहाँ पे एक जैसा नेचर होगा और यहाँ पे एक जैसा नेचर होगा। यहाँ इवन ऑड देखेंगे, यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी करेंगे तो देखते हैं जो घात होती है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसके आधार पे हम बताते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 दूनी 18 के 8। अगले सवाल की तरफ आते हैं 4। अभी मैंने आपको बताया कि 4 में क्या होता है, इवन ऑड देखते हैं। अभी मैंने बोला आपसे, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर 4 की घात 1 लिखा तो जो संख्या मिलेगी आप कहेंगे सर संख्या, और अगर उसके इकाई अंक की बात करूं, मैं इकाई अंक की बात करूं तो मेरी बात ध्यान सुनना, संख्या 4 है तो इकाई अंक कितना है, 4 है। 4 की घात अगर मैं 2 लिख दूं तो वो 16 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 है। 4 की घात 3 करूं तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा और इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत, मुझे ये पता चल रहा है यहाँ से 4 की घात 4 लिख दो, 64 चौका आई थिंक 216 हो जाएगा, है ना, नहीं 256 है ना, 256। 4 चौक 16 के 4, 4 चौक 24 1 25, 256 कितना बनेगा, 256। तो इकाई कितना आया, 6। देखिए 4 6 4 6, तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर 4 की घात एक बार हम सम पे देखें और एक बार 4 की घात हम किस पे देखें, विषम पे देखा मैंने। तो जब 4 की घात सम है तो जो उसका इकाई अंक है बेटा, जो उसका इकाई अंक है वो कितना आ गया, 6 आ गया। और 4 घात विषम है तो इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। इसका मतलब इसमें भी आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो 4 है ही नहीं है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी घातांकीय संख्या अगर उसका इकाई अंक 9 और 4 मिल जाए तो मेरे लिए सवाल बहुत आसान हो जाता। मुझे पता है कि उस केस में या तो आंसर 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा, तो मैं कहूँगा इसका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मैंने कहा था कि 7 और 8, 2 3 7 8 में भी 4 की साइक्लिसिटी चलती हैं। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो 4 की साइक्लिसिटी चलेंगे तो इसमें भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो जो घात है उसको मैं 4 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है ना, 11 चौक 44, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका बेटा, 7 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे बात करूँगा तो 18 चौक 72, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8, और 8 सत्ते 56 के 6। इसका मतलब ये है कि इकाई अंक इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना, इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इधर आते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बात करें तो देखो सेम है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। इसमें भी 4 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या, आखिरी के सिर्फ 2 अंक। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होता। 4 का विभाज्यता का नियम में कहता है 4 से डिवाइड करूंगा, 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो 7 में जब 7 की घात कुछ भी लिखा आपने, रिमाइंडर 3 आ गया, तो मेरी बात ध्यान से समझ लो, 343, इसका मतलब 3 आ जाएगा इसका इकाई। कैसे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। अगर 7 की घात 1 है तो जो संख्या बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, संख्या और इकाई अंक दोनों लिखूंगा। आप कहेंगे यस सर, लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर संख्या 7 है तो इसका इकाई अंक भी 7 बनेगा। आप कहेंगे यस सर। 7 की घात अगर मैंने 2 लिखा तो ये 49 होगा, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा 9 होगा। और 7 की घात 3 लिखेंगे, 7 से 49, तो यह 3 से कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 की घात में 4 लिखूंगा तो मैं ये कहूँगा 7 21 के 1 और 7 चौक 28, इसका मतलब 1 आएगा, बात खत्म। बाकी कर देता हूँ, 7 21 के 1, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 7 21 3 24, 24 0 1 बनेगा। 7 की घात 4 क्या लिखेंगे, 24 0 1, इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा कि इसको डिवाइड करो तो पावर को, तो जब मैं भाग करूंगा 1 को 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो इकाई अंक 7, रिमाइंडर जब 2 आएगा तो इकाई अंक 9, और जब रिमाइंडर 3 आएगा,
ठीक है ना। तो इकाई अंक 3, और जब रिमाइंडर 4 नहीं आएगा अर्थात रिमाइंडर 0 होगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने क्या सीखा है, ये तो रूल कहता है, लेकिन हम ये सीखे हैं कि 7 के केस में जो भी रिमाइंडर आ जाए उसको 7 के ऊपर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है। जैसे कैसे मैं बता दिया कि 3 आएगा, तो मैंने कहा कि रिमाइंडर 3 आया था, 3 को इसके ऊपर, रूल तो ये है बेटा, रूल क्या है, ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि आंसर यहां से बन जाता है, तो आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव यही तो है। तो 7 गुणे 7, 7 से 49 के 9, और 9 से 63 के 3 आ गया, बात खत्म। 3 ही आंसर होगा, 3 ही मैंने आंसर बोला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां कह रहा है कि 12502 तो मैंने कहा कि कोई भी घातांक की संख्या उसके आधार के सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और घात में सिर्फ 1 से मतलब है। तो 12 चौक 48, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर 1 आएगा। सेम केस में यहां भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बात खत्म। कितना आएगा इसका आंसर, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपए अधिक है। जो ब्रेड की कीमत है जैम की कीमत से 25 रुपए अधिक है, था ब्रेड और जैम की कुल कीमत 75.50 है। तो मेरी बात ध्यान सुनो कि ब्रेड और जैम की कीमत, तो ब्रेड को ब्रेड लिखूंगा बी और जैम को लिखूंगा मैं जे से, तो दोनों की कीमत 75.50 है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। ब्रेड की कीमत ज्ञात करें, हमसे ये पूछा है, कह रहा है ब्रेड की कीमत। अब इधर देखिए, जो ब्रेड की कीमत है ना और जैम की कीमत में, जैम की कीमत से 25 अधिक है। अगर इसका x है तो ये कितना है, 25 प्लस x है। अधिक बोला है ना, गुना नहीं बोला है। अब बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 अधिक है। अगर ब्रेड की जैम की कीमत x रुपए है तो जैम की कीमत 25 प्लस x है। ब्रेड और जैम की कीमत इतना है, तो ब्रेड की कीमत हमसे पूछा गया है ना। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं यहां पे, चलो ठीक है यहीं पे वैल्यू रख देंगे। इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना है, तो मैं कहूंगा कि 25 प्लस 2x। तो मैं यहीं पे लिखूंगा कि 25 प्लस 2x बराबर किसके, 75.50 के, और वहां पे जाएगा 25, तो कितना बन जाएगा 50.50। आप कहेंगे यस सर, ये 2x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू जो होगी इसकी आधी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी आधी आ जाएगी। इसका मतलब है कि 25.25 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ये है कि ब्रेड की कीमत बताओ, तो 25.25 को जब 25 में जोड़ेंगे तो 50 क्या आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। यही तो है ब्रेड की कीमत, बस आपका यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, पर आपको सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो आप सवाल को आराम से कर पाएंगे। बहुत आसान सवाल था, क्लियर है। पर पूछा जाता है ऐसे सवाल, बहुत हार्ड नहीं आते यूपीएससी में, लगता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। 8 की घात यहाँ भी इससे नहीं, 4 को सिर्फ 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 और 8 के केस में क्या बनता है, 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। तो देखो कैसे, जब 8 की घात मैंने 1 लिखा तो आप कहेंगे कि सर उसका जो संख्या बनेगी वो 8 बन जाएगी। तो इकाई अंक भी कितना बनेगा ज़रा आप मुझे बताइए। तो यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो कहेंगे सर इकाई अंक 8 बनेगा। अगर मैं 8 की घात 2 लिख देता हूँ तो आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इकाई अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा। 8 की घात जब मैं 3 लिखूंगा, क्या हो रहा है इसमें, 64 512, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओफो, आठ की घात में जब 3 लिखता हूँ, 64 से कितना हो जाएगा 512, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको जब मैं 8 की घात 4 लिखूंगा, है ना, तो 512 गुणे 8 करूंगा तो 8 दूनी 16 की कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि 8 की घात 4 गुणे में 8 करूंगा, ठीक है। तो मैं एक कह भी सकता हूँ कि 4096 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा
512 को 8 से करेंगे तो 4000 और 12 अट्ठे 96, 4096 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इस 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इकाई अंक 8, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो इकाई अंक 4, रिमाइंडर 3 आता है तो 2, और रिमाइंडर जब 0 आएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। यही बात मैंने पहले भी बताया था। तो मैं ये बताया था कि 7, 3 और 7 के केस में रिमाइंडर अगर 0 है तो इकाई अंक 1 आता है, और 2 और 8 के केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। 980 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? तो ऐसा जब भी सवाल आए तो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं तो 980 को इनका एलसीएम ले लोगे बेटा, दोनों प्राइम नंबर हैं तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और 21 चौक 84, इसका मतलब ये तो आंसर बन नहीं सकता। 21 चौक 84 और 8 6 14, 140 हो जाएगा। तो 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 7 बार जब लेके जाए 147 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। मतलब कि 980 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी? तो आप हमने किया क्या, इस 980 को इन दोनों के नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर दिया। जब नंबर से मैंने डिवाइड किया तो मैंने ये देखा कि 4 बार गया तो मुझे पता चल गया कि 4 जाएगा, ये दोनों नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर बचेगा कितना? 84, 6 और 8 6 14, 140 हो जाएगा। और जब मैं 140 करूंगा तो 47 जाएगा। कितना? 7 बार लेके जाऊंगा 47 हो जाएगा। 7 बार नहीं जाएगा, है 140 ही, तो मैं कहूँगा 6 बार जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 6 मेरा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। दो संख्याओं का योग 150। अगर एक संख्या, अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल आया है कि अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है। मैं कहता हूं कि दो संख्याएं जो हैं वो x और y हैं। क्या है? x और y है। तो मैं कह देता हूं यहाँ पे बेटा कि x प्लस वाई जो है ना 150 है। आप बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि अगर एक का 1/4 मतलब x का 1/4 मैंने ले लिया, अन्य के छठे से 5 अधिक है ना। अन्य कौन है? y है। इसके छठे से 5 अधिक है, इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3x, और ये कितना हो जाएगा? -2x, और 12 पंचे 60 आ जाएगा। बताओ भाई, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 300 के। आप कहेंगे यस सर। तो 2x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 60 के। ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो 5x है बराबर 360 के। 360 के 500 से 35, 5 दूनी 10। तो x क्या आ गया? आप कहेंगे सर 72 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? x 72 आ गया। तो पूछा है अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब x 72 आया तो इधर यहाँ से y निकालेंगे, ठीक है। तो 75 दूना 150 होता है, 3 कम है तो 78 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो 78 आ जाएगी। छोटी संख्या पूछा है, 72 छोटा है 78 से, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर आया, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दो अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है, ठीक है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। आप आंसर बताइए। आप ये मत समझिए कि सवाल आसान, हर टाइप के सवाल आपको हम कराएंगे, इसमें इजी टू हार्ड, ठीक है। इसलिए कि अगर आपको ऐसा ना हो कभी कभी कि इजी सवाल आपसे गलत हो जाए या टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है ना। तो दो अंकों का योगफल 12 और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। अगर दो अंक की बात करें, दो अंकों का योगफल 12 है, तो अगर दो अंकों की बात करें तो दो अंक कौन से हैं? x और
वाई है, इनके व्युत्क्रम का योग। तो अगर दो संख्याएं x और y हैं, है ना, तो इनके व्युत्क्रम की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x और 1/y। कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग, तो जब इनका योग करूंगा तो x प्लस वाई, यही प्लस कर दूंगा व्युत्क्रम का, अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 4/9। आप कहेंगे यस सर। और दो संख्याओं का योगफल क्या है 12 है, तो 12/xy इज इक्वल टू 4/9। तो आप कह सकते हो कि 4 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो मैंने 3 से गुणा किया है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इनको भी 3 से गुणा करूंगा तो ये 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि कोई दो ऐसा नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है x प्लस वाई, और जिनका सम प्रोडक्ट 27 आ रहा है लेकिन सम इनका 12 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आ रहा है 12 और एक्स वाई की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 27 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9 त्रिक 27 और 9 3 12, इसको 9 रख दिया, इसको 3 रख दिया और 9 गुणे 3 करूँगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा है बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, तो बड़ा अंक चाहे जो एक्स वाई में ले लो वो 9 ही रहेगा। बताओ बात ठीक है, क्लियर है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप कहते सर कि मैं और कुछ कर लेता तो बात बन जाती जल्दी से। इसमें किया ही क्या गया है, कुछ तो नहीं किया गया। मुझे लगता कि बहुत, जब डेटा बढ़िया हो तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसे ही कर दो, नहीं तो छोटी मोटी गलती हो जाएगी फिर आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। उसने कहा कि 3 क्रमागत क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 3 4 और 5 ये क्रमागत हैं, तो 5 4 9 3 12। तो दूसरी और तीसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो कितना आ जाएगा बेटा 20 आएगा। ऑप्शन में 20 नहीं है, बन भी नहीं सकता, 20 ही आएगा, 20 ही ऑप्शन में आएगा। तो यही क्या होगा, उसका आंसर बन जाएगा 20, और नहीं आएगा। बहुत आसान सवाल है, इसको और करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। एक आदमी जनवरी में 1750 बचाता है और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 की वृद्धि करता है। वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है। मतलब कहने का है कि हर महीने जनवरी में उसने 1750 रुपये बचाया और हर महीने 95 वृद्धि हो गई। ठीक है ना, 95 95 95 12 महीने। इसका मतलब है कि ये एक एपी सीरीज बन जाएगी। तो क्या बनेगी, एपी सीरीज, समांतर श्रेणी बनेगी। और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है वो होता है n/2। और यहाँ पे क्या लिखते हैं 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत। तो n मतलब 12 पद है, 12 महीने तो 12 पद है। ठीक है, यही पूरी बचत होगी 12 महीने की। हमसे पूछा है कि 18 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है, तो 12 महीने में क्या बचाएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। ए जो पहला महीना है 1750, 17 2 34, एक 3500, तो आप इसको 3500 लिख देंगे, प्लस 12 माइनस 1 करेंगे 11 कर देंगे, और 95 का चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे यस सर। अब आप सवाल को सॉल्व मत करो, मैं ये कहूँगा कि आंसर तो वही बनेगा जो 3 का मल्टीपल होगा 6 का। तो 6 का अगर मल्टीपल है तो 3 और 2 दोनों का भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बात करूँ तो 5 4 9 ये 3 से नहीं कटेगा, 7 2 9 4 2 6 ये कटेगा, ये कटेगा, अभी चेक कर लूँगा, 2 से भी कटेगा, 7 2 9 7 2 9 ये भी कट रहा है, 7 2 9 6 2 8 ये नहीं कट रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगाइए 3 6 18, इसको भी आप लिख लो क्या बन रहा है कि ये 3500 है बेटा। ठीक है ना, ये क्या है 3500 है। दोनों जगह असल में 270 यहाँ भी है, 270 यहाँ भी है। नहीं तो हम लास्ट यूनिट डिजिट निकाल देते या लास्ट टू डिजिट निकाल लेते, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे। तो 3500, 11 5 55 के 5, 11 9 99, 5 100 कितना हो जाएगा 4। तो 3 1 4000, 4000
545 हो जाएगा, तो 6 गुणे 4545 हो जाएगा। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 6 चौको 24 और 5 36, 24 3 27, यही आपका आंसर बनेगा, ये नहीं बनेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आप यहाँ से यूनिट डिजिट मैच कराओगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दोनों में सेम थी। यूनिट डिजिट क्या, लास्ट के 3 डिजिट सेम है, तो इसलिए नहीं बन पाएगा। तो कुछ इसमें किया नहीं गया है। अगर फार्मूला आपको याद है तो बहुत आराम से आप सवाल बना पाएंगे। वह समांतर श्रेणी जिसके 10वें और छठे पद का मान क्रमशः 9.2 और 1.25 है। मतलब कहने का है कि किसी समांतर श्रेणी का अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, ऐसे सेकेंड टर्म, ठीक है ना, चला जाएगा, तो सिक्स टर्म और 10th टर्म, क्या 10th टर्म, तो वह समांतर है जिसके 10वें पद और छठे पद का मान, तो आपको पता है कि जो 10वां पद है वो कितना है, 9.25 है। मुझे लगता है सवाल को भी आप बहुत तेजी से कर लेते, पहले समझ लो। 1.25 है, आपसे 15 पदों का योगफल पूछा है, तो आप ये बता पाएंगे कि योगफल पूछा है तो एक सीरीज बनी है। कैसे सीरीज बनी? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और टर्म कितने हैं, 6 4 10। अरे भाई 6 के बाद कौन सा, 7वां 8वां और 9वां और 10वां, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 8 जुड़ गए। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सार्वांतर है वो कितना है, यहाँ पे आप कहेंगे सर 2 2 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगी। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना, है कि नहीं है? तो इधर जो होगा वो कितने पद होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो सब में 2 माइनस होता चला जाएगा, तो मैं 10 लिखूंगा और 10 का सिंबल जो रहेगा वो माइनस का रहेगा, और यहीं से मैं घटाऊंगा किसको, 1.25 को। 1.25 घटाऊंगा तो 75 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 हो जाएगा। तो 8.75 वो भी माइनस में। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए की जो फर्स्ट टर्म है वो 8 माइनस का 8.75 है, और डी कितना है, 2 है, और 15 पदों का योगफल पूछा है, तो एन की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है बेटा, 15 है ना। तो बस हमें उनका योग निकालना है। तो मैं ये कहूँगा कि एस एन जो होता है वो n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर nवें पद की बात करें यहाँ पे हम, तो nवां पद जो होगा, जो nवां पद होता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। nवां मीन्स, तो यहाँ पे अगर मैं nवां पद निकाला होता, लेकिन मुझे पता नहीं है कि nवां पद है क्या। चाहे तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या करें, 10 5 15, तो 9 में क्या जोड़ दें, 10 बाद 11 12 13 14 15, 2 पंचे 10, 10 जोड़ दें, 19.25 है। लेकिन उसमें से बेहतर है आप चाहे वैसे कर लो, और n की वैल्यू 15 है, तो आप 15 बटे क्या लिख दो बेटा, 2 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फर्स्ट टर्म मैंने बता दिया है कि माइनस का 8.75, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 15 में से 1 गया, तो n की वैल्यू कितने, 15 में से 1 गया तो क्या होगा, 14, और उसका वो डिफरेंस कितना, 2 है, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, और 8 दूना 16। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिए, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस में आएगा, लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बनेगा 15 गुणे 8.75 होगा। ध्यान से समझना। फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 14 दूना 28, तो मुझे ये पता चल गया कि 28 ये है, 15 8 120, 120 से 28 घटाऊंगा, सही किया है मैंने, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और a माइनस का 8.75 है। हाँ, ये तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई क्या? अच्छा, ये भी तो जाएगा, तो यहाँ भी 14 दूना 28, या आप इसको ऐसे बजाय, देखो ये इससे 2 कट करेगा, तो ये 15 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए कि 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, और 15 कम 15,
अच्छा मैं चाहता तो यहाँ पे क्या करूँ ना, मैं बेटा दोनों जगह से मैं यहाँ भी 15 आ गया है, यहाँ भी 15, इसको मैं बाहर ही रहने देता तो ठीक था, 2 बाहर ले लेता तो मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा बन जाता। तो 2 कट जाता, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मैं बाहर ले लूँ तो ये 2 कट जाएगा, तो ये नीचे साफ साफ बाहर 15 रहेगा, और माइनस का 8.75 डायरेक्ट बन जाएगा, और प्लस का 14। तो मैं ये कहूँगा कि 8 6 14 होता है, तो 5.25 हो जाएगा। तो 15 गुणे 5.25, 15 × 5 = 75, 75 से ज़्यादा बनेगा, 75 से ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर आएगा, करके गुणा देख लो, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 2 = 30, 7 37, ठीक है। 15 × 5 = 75, 3 78, 75 3 कितना हो जाएगा बेटा, 78 हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अंदर गुणा करने से बेहतर है कि दोनों जगह से 2 मैं बाहर ले लूँ, मेरा सवाल आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मसला यहाँ पे ये था कि आपको जब ये पता चल गया तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना, और इनके बीच में आप देखिए 2 का डिफरेंस होता चला जा रहा है, क्योंकि 1.25 से फिर 2.5 है ना, तो 3.75 ऐसे जाएगा, तो 9.7, मतलब बीच में गैप कितने का है, 8 का गैप है। तो 4 डिजिट हैं, तो 4 से डिवाइड किया, 2 मिल गया आपको आराम से। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में और बेहतरीन सवालों के साथ, क्योंकि इसमें हम लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, हर टाइप के सवालों को हम करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।